हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो बच्चों आ चुके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्लास 11th के लेक्चर नंबर 4 पे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ये तीनों सीरीज लगातार चल रही थी बच्चों। और ये है वीडियो नंबर 4 जो कि इसमें मैं आपको प्रीसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रीसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है उसके बारे में बात अभी बाद में करते हैं। उससे पहले जो जो पढ़ रखा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया था कि व्हाट इज केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने बताया था कि सारी जो चीजें वो मैटर पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने मैटर को 2 पार्ट में तोड़ दिया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन कर दिया था, केमिकल क्लासिफिकेशन कर दिया था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा मिक्सचर्स के बारे में और प्योर सब्सटेंस के बारे में। फिर उसके बाद बच्चों हमने प्योर सब्सटेंस को जब और ज्यादा इलेबोरेट करा था तो हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट के बारे में पढ़ा और एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। फिर हमने कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस कर लिया था। फिर हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा और फिर हमने आ गए थे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो जो बेसिक ऑब्जर्वेशन से आप देख रहे हो तो उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एंड व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस सेलेक्टेड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज एसआई यूनिट। उसको बोलते हैं जी एसआई यूनिट। तो इतना हमने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में कर लिया था कवर। और आज हम करेंगे वीडियो नंबर 4 में एक्यूरेसी और प्रिजन और सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही कुछ डेटा लिखा हुआ है। आप अपनी बुकों में भी चेक करोगे तो ये डेटा आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस डेटा से एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझना बहुत आसान हो जाता है। तब इस डेटा से सभी लोग समझाते हैं, इस डेटा से बहुत आसान हो जाता है चीजों को समझाना। ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं। वैसे अभी आप लोगों के एग्जाम तो हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। उसमें कुछ आपके दोस्त लोग भी होंगे, कुछ बढ़िया दोस्त होंगे, कुछ वैसे दोस्त होंगे, एवरेज होंगे और कुछ एवरेज के भी एवरेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 बच्चों की बात कर लूँ, बच्चों 4 स्टूडेंट की बात कर लूँ, तो अभी इस डेटा को ना देखते हुए अगर आप सिर्फ यहाँ पे गौर करो कि अगर मैं 4 स्टूडेंट की बात कर लूँ, स्टूडेंट नंबर ए, स्टूडेंट नंबर बी, स्टूडेंट नंबर सी और स्टूडेंट नंबर डी। ठीक है, तो 4 स्टूडेंट है और स्टूडेंट ने जब भी पेपर दिया जाता है तो टीचर क्या चेक करता है? जब भी पेपर दिया जाता है तो टीचर क्या चेक करता है? कॉपी में क्या चेक करता है? कॉपी में चेक करता है मेथड, कॉपी में चेक करता है मेथड और चेक करता है आंसर। मेथड चेक करता है और क्या चेक करता है? आंसर। तो मेथड कितना प्रिसाइज है, कितने प्रीसाइजली आपने फॉर्मूला पुट करा है, कितने प्रीसाइजली आपने अच्छे तरीके से वैल्यूज डाली है, वैल्यू मल्टीप्लाई करी है, तो उसको चेक करता है। और अगर वो प्रीसाइज है, इसका मतलब मेथड को हम प्रीसाइज बोलते हैं, प्रीसीजन बोलते हैं, मेथड को हम प्रीसीजन बोलते हैं। और फाइनल आंसर को क्या बोलते हैं? फाइनल आंसर को बोलते हैं एक्यूरेसी। फाइनल आंसर को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। पी मतलब प्रीसीजन और ए मतलब एक्यूरेसी। इसका मतलब करने वाला जो मेथड होता है, करने वाला जो मेथड है, अगर वो मेथड आपका प्रीसाइज है, मतलब वो मेथड आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, तो वो प्रीसीजन में आ जाता है। और अगर आपने सही तरीके से मेथड करा है तो वैल्यू बिल्कुल फाइनल आंसर से मैच करेगी। तो फाइनल आंसर से अगर वैल्यू मैच कर रही है तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बोलते हैं। कि आंसर आपका एक्यूरेट आया है, आंसर आपका एक्यूरेट आया है, तो वो बोला जाता है ना। तो 4 स्टूडेंट है भाई। अब चारों के चारों बुद्धि अलग है, चारों के चारों को करने का तरीका भी अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, वो मानता हूं मैं आपसे। ठीक है, तो ए नंबर पे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर ए, वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने मेथड बिल्कुल सही करा, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लास्ट में वो थोड़ा सा चूक गया बच्चों, लास्ट में थोड़ा सा चूक गया और बेचारे का आंसर गलत हो गया। मेथड सही था, मेथड की कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर नॉर्मल इंसान होगा तो स्टेप के मार्क्स देगा आपको। ठीक है, और फाइनल आंसर कट आउट हो गया, फाइनल आंसर कट आउट हो गया। ठीक है, और फिर हुआ ये कि एक स्टूडेंट है जिसका मेथड गलत है, और कहीं से पूछा ताची करके, ठीक है, अगल बगल से करते हैं ऐसे कुछ बढ़िया लेवल के जो होते हैं स्टूडेंट, तो वो पूछा ताची करके उन्होंने आंसर लिख लिया सही। ठीक है, एक ने ईमानदारी से करा, बिल्कुल सही करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो मेथड तो सही था पर आंसर कभी कभी गलत हो गया। इसका मेथड गलत है पर इसने आंसर सही लिख दिया, कहीं से कर लिया होगा जुगाड़ अपना, है ना। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका मेथड भी बिल्कुल प्रिसाइज है,
एक भी गलती नहीं है और आंसर भी बिल्कुल प्रिसाइज निकला, आंसर भी बिल्कुल प्रिसाइज निकला। और कुछ ऐसे भी होंगे जिसका मेथड भी गलत होगा, आंसर भी गलत होगा, जिसका मेथड भी गलत होगा, आंसर भी गलत होगा। ठीक है, तो इसी चीज को समझाते हुए मैंने ये डेटा बनाया है। और जब भी बच्चों कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट या कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करा जाता है तो एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके पहले वैल्यूज चेक करी जाती है। एक बार एक्सपेरिमेंट करने से नहीं निकलती है वैल्यू, एक बार की मेजरमेंट वैल्यू नहीं मानी जाती है। आप उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार और करोगे, आप उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार और करोगे, 4-5 बार करोगे, 4-5 बार करोगे, वैल्यूज निकल के आएगी। और वो जो वैल्यूज होगी वो जब वो वैल्यू का जो एवरेज है वो आंसर के लगभग पास आ रहा होगा तो तब हम बोलते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सही है। लेकिन वैल्यूज आपकी गलत उल्टी फुल्टी निकल के आ रही है तो कहाँ आंसर सही होगा फिर। तो देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या डेटा है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 स्टूडेंट है बच्चों, यहाँ पे भी, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट यहाँ पे 4 है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जब ये 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चलो चेक कर लेते हैं 5 एक्सपेरिमेंट को, इधर ही चेक कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट, उसने 5 एक्सपेरिमेंट करे और 5 एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू निकली 10.3, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू निकली 10.4, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू निकली 10.5, चौथे एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू निकली 10.6, पांचवें एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू निकली 10.7। ठीक है, तो यहां पे जब उसने एक्सपेरिमेंट करा, आप सोच रहे होंगे कि चलो एक्सपेरिमेंट कर लिया, वैल्यूज तो अलग अलग निकल रही है, वैल्यू सेम थोड़ी ना निकल रही है सर। ठीक है, वैल्यू सेम थोड़ी ना निकल रही है, वैल्यू तो अलग अलग निकल रही है। तो ठीक है बच्चे, वैल्यू अलग अलग निकल रही है, पर आपको देखना पड़ेगा ये वैल्यू दूसरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू से कितना पास है, कितना क्लोज है। तो चलो क्लोज देख लेते हैं। 10.3 और 10.4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.1। 10.4 और 10.5 को माइनस करोगे 0.1। 10.5 10.6 को माइनस करोगे 0.1 और 10.7 और 10.6 को माइनस करोगे तो 0.1। तो बच्चों जो ये 0.1 होता है, असल में जो ये 0.1 होता है ये बहुत ही क्लोज डिफरेंस होता है, क्लोज डिफरेंस होता है वैल्यूज का, क्लोज डिफरेंस होता है वैल्यूज का। ठीक है, ये बहुत क्लोज डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज निकल रही है। क्यों बोल रहा हूं मैं प्रिसाइज, क्योंकि वैल्यूज का क्लोज डिफरेंस निकल रहा है। कैसा डिफरेंस निकल रहा है, क्लोज। लेकिन एक वैल्यू एक्सपेरिमेंट की ऐसी होगी, जैसे मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, यह है 10 और यह है 10.7। तो देखो ये इसका कितना निकला, इसका 0.7 निकल गया। अब इसका देखो 0.2 निकल गया, एक बार 0.7 निकला, इन दोनों को माइनस करके 0.2 निकला। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट में जब वैल्यू ऊट पटांग निकलती है, बड़ी ज्यादा निकलती है, तो वहां पे मेथड प्रिसाइज नहीं होता, वहां पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पता नहीं कौन सी गलती कर रहे होंगे, लेकिन कर जरूर रहे होंगे। लेकिन आप हर बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और हर बार आपको 0.1 मिल रहा है, हर बार आपको बिल्कुल क्लोज वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब मेथड प्रिसाइज है, करने का तरीका अच्छा है, करने का तरीका सही है। भले ही 1 पॉइंट या 1 पॉइंट आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन करने का तरीका सही है, क्योंकि वैल्यू क्लोज निकल रही है। तो मैं इसके इन 5 एक्सपेरिमेंट के करने के मेथड को क्या कहूंगा, सही है। करने के मेथड को क्या कहूंगा, सही है, प्रिसाइज है। ठीक है, अब जब इसने एवरेज करके टोटल करा, उसने अपनी 5 वैल्यू एक्सपेरिमेंट के निकाल ली, और जब उसने 5 वैल्यू अपने एक्सपेरिमेंट के निकाल ली और एवरेज करा, टोटल करा, तो फाइनल आंसर उसका 10.5 निकला बच्चों। और टीचर ने पहले से ही वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है कि वैल्यू क्या आनी चाहिए एक्सपेरिमेंट की। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी 10.5 है। एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर क्या है, 10.5। उसने 5 एक्सपेरिमेंट करे, 5 एक्सपेरिमेंट में 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 निकला, मना नहीं कर रहे, निकला। लेकिन उसका एवरेज करने पर 10.5 आ गया, जब मेजरमेंट हो जाता है, अलग अलग मेजरमेंट हो जाता है, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के तब टीचर को दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो 10.5 निकल गया और टीचर ने देख लिया, हाँ यार इसका तो एक्यूरेट वैल्यू निकल गई। इसका मतलब यह है कि इसका डिफरेंट वैल्यूज का
डिफरेंट वैल्यूज का जो एवरेज निकला है वो एक्यूरेट वैल्यू के बराबर निकला है। इसका मतलब आंसर भी सही है, इसका मतलब आंसर भी सही है, आंसर भी सही है। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में। इसका पहले एक्सपेरिमेंट में 10.1, इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट में 10.2, इसका तीसरा एक्सपेरिमेंट में 10.3, चौथे एक्सपेरिमेंट में 10.4, पांचवा एक्सपेरिमेंट में 10.5। तो वैल्यू क्लोजर है कि नहीं है? वैल्यू क्लोजर है। तो यहाँ पे उसने बहुत ही बढ़िया प्रीसाइज रखा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीसाइज रखा उसने। लेकिन बच्चों उसका जब एवरेज हुआ तो एवरेज लेने में उसने कहीं ना कहीं गलती कर दी और वैल्यू आई 10.2, जो एक्यूरेट वैल्यू के करीब नहीं आई बच्चों। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे कि बी बच्चे का, यहां पे बोलेंगे कि बी बच्चे का आंसर गलत हो गया। बी बच्चे का आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों इस वाले पर 10.1, 10.3, 10.5। तो यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? इन दोनों वैल्यू का 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.2 का। तो कहने का मतलब ये है कि 0.2 तो बड़ी वैल्यू हो गई, ग्रेटर वैल्यू हो गई। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि मेथड गलत कर दिया इसने, मेथड गलत कर दिया, क्योंकि ये मेथड सही है, वैल्यू एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए। 0.1 का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, 0.1 का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, क्लोज डिफरेंस होता है। लेकिन 0.2 का बच्चों ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसने कहीं ना कहीं मेथड में कहीं ना कहीं बार बार गलती कर रहा है। ठीक है, लेकिन होता है वही ताका झाकी वाले, हो सकता है ताका झाकी करके इसने जो है कहीं से आंसर देख लिया और एक्यूरेट इसका 10.5 आ गया, हो सकता है। तो आंसर इसने कहीं से ताका झाकी कर लिया। और एक तो बड़ा ही महान इंसान होगा। महान इंसान कौन होगा? 0.7 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 2.1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी गलत है। आंसर आया 10.8, इसका मतलब इसका आंसर भी गलत है और मेथड भी गलत है, दोनों गलत है बच्चों। तो ये डेटा जो है, ये डेटा क्या समझाता है आपको? ये डेटा ये समझाता है कि जब आपके पास, अब जरा ध्यान से सुनो, डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये सब तो धरा का धरा रह जाएगा जब तक डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन है इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, या तो मेजरमेंट बोल सकते हो। आपने मेजरमेंट करा है, आपने 5 तरीके के मेजरमेंट करे हैं, आपने 5 तरीके के क्या करे हैं? मेजरमेंट करे हैं। तो इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर, बताओ क्या लिखूं? इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, if the value of different measurement, if the value of different measurement are closer to each other or far from each other, far from each other, आप बताओ मुझे कौन सी वाली हेडिंग लेनी चाहिए बच्चों? कौन सी वाली हेडिंग लेनी चाहिए? आर क्लोजर टू ईच अदर वाली लेनी चाहिए कि फार फ्रॉम ईच अदर? क्या वैल्यू पास पास होनी चाहिए कि वैल्यू दूर दूर होनी चाहिए? आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो वो डिफरेंट वैल्यू बढ़िया चलेगी, पास पास वाली चलेगी कि बहुत ही दूर दूर वाला गैप चलेगा? बताओ आप लोग, पास पास वाला चलेगा कि दूर दूर वाला गैप चलेगा? तो पास पास वाला चलेगा। तो यहां पे क्या लेके चलेंगे? क्लोजर टू ईच अदर, फार फ्रॉम ईच अदर लेके नहीं चलेंगे। तो यहां पे फार फ्रॉम ईच अदर लेके नहीं चलेंगे, यहां पे क्या लेके चलेंगे? क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर। एंड हेंस क्लोजर, एंड हेंस क्लोजर टू द एवरेज वैल्यू, एंड हेंस क्लोजर टू द एवरेज value, and hence closer to the average value, and hence closer to the average value, then the method is said to be, then the method, जो आपने मेथड करा है, is said to be precise, then the method is said to be precise, तब उस मेथड को बोलेंगे कि मेथड प्रीसाइज है। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? जब कोई एक्सपेरिमेंट आप करोगे या मेजरमेंट आप करोगे तो डिफरेंट मेजरमेंट आपने करे हैं, डिफरेंट मेजरमेंट आपने करे हैं। ठीक है, सबने 4 बच्चे थे मेरे पास और 4 बच्चों ने अपने अलग अलग मेजरमेंट करे हैं।
किसी की वैल्यू 0.1 आई है, किसी की वैल्यू 0.2 आई है गैप के बीच में, किसी की वैल्यू 0.7 आई है गैप के बीच में। तो बताओ हमें दो वैल्यू का जो गैप चाहिए वो कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? कम चाहिए हमें। तो इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोजर टू ईच अदर, अगर वो कम होगा तो एवरेज वैल्यू से हमारा जो आंसर है और जो एवरेज वैल्यू है वो मैचअप करेगी। हमारा जो आंसर है, जैसे हमारा एग्जैक्ट आंसर 10.5 है, उससे एवरेज वैल्यू क्या करेगी? मैचअप करेगी। एवरेज वैल्यू क्या करेगी? मैचअप करेगी। तो तभी हम बोलेंगे कि जो हमने मेथड करा है, तभी हम बोलेंगे कि जो हमने मेथड करा है वो प्रीसाइज है। तो कौन कौन सा मेथड प्रीसाइज है? ये वाला मेथड प्रीसाइज है, मेथड नंबर फर्स्ट, ये प्रीसाइज है हमारा। ये वाला हमारा क्या है? ये वाला भी प्रीसाइज है, लेकिन यहाँ पे गैप क्या हो गया बच्चों? 0.2 का हो गया, तो ये प्रीसाइज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का हो गया? 0.7 का हो गया, तो ये प्रीसाइज नहीं है। प्रीसाइज का मतलब मेथड बहुत गलत है, मेथड में वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वैल्यू का। तो बच्चों जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे और आपकी 5-6 वैल्यू निकल के आती है और वो वैल्यू एक दूसरे के पास होती है, बहुत ही क्लोजर डिफरेंस होता है, 0.1 का अगर डिफरेंस निकल रहा हो तो मतलब आपका आंसर भी करेक्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज बहुत सारी 5-6 निकल के आ रही है, लेकिन उनका जो गैप है बीच का वो बहुत ज्यादा आ रहा है, 0.5 का आ रहा है, 0.4 का आ रहा है, 0.7 का आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका मेथड गलत है, तो फिर आंसर भी गलत निकलेगा। तो ये चीज आपको 11th के एक्सपेरिमेंट में, 11th के प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगी और ये चीज आपको 12th के प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगी। तो प्रैक्टिकली चीजों को ऐसे करते हैं हम, ठीक है। तो जब भी आप फाइल बनाओगे ऐसा ही डेटा आपको बनाना पड़ेगा और फिर वहां पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और अपनी फाइनल वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी। तो अगर मेथड सही होगा तो फाइनल वैल्यू भी सेम होगी बच्चों, सही होगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको प्रिसीजन के समझ में आ गई। कुछ नहीं करा यहाँ पे, हमने लिखा है यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, मैंने डिफरेंट मेजरमेंट करे आर क्लोजर टू ईच अदर की फार फ्रॉम ईच अदर। बताओ क्लोजर टू ईच अदर की फार फ्रॉम ईच अदर? क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड हेंस क्लोजर टू द एवरेज वैल्यू, एंड हेंस क्लोजर टू द एवरेज वैल्यू, तब उस मेथड को कहेंगे देन द मेथड इज सेड टू बी प्रीसाइज, देन द मेथड इज सेड टू बी प्रीसाइज। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? आ गया समझ में? अगर आ गया है समझ में तो आप इसको नोट कर सकते हो और कोई दिक्कत होगी तो मेरे से दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों देखो सुनो, आपने ये एवरेज वैल्यू कुछ ना कुछ निकाली है, ये एवरेज वैल्यू कुछ ना कुछ आपने निकाली है। अब जो ये एवरेज वैल्यू आपकी निकली है, तो क्या एवरेज वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से मैच कर रही है? हाँ, पहले वाले की मैच कर रही है, दूसरे वाले की मैच नहीं कर रही है, और तीसरे वाले की भी एवरेज वैल्यू एकदम करेक्ट आंसर से मैच कर रही है। तो बच्चों हम एक्यूरेसी किसे कहेंगे? एक्यूरेसी होता है इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, जो भी एवरेज वैल्यू निकली है डिफरेंट मेजरमेंट की, आर क्लोजर टू द करेक्ट वैल्यू, अगर वो करेक्ट वैल्यू के आसपास आती है, अगर वो किसके आसपास आती है? करेक्ट वैल्यू के आसपास आती है, तो जो हमारा आंसर निकला है देन द आंसर इज सेड टू बी एक्यूरेट, देन द आंसर इज सेड टू बी एक्यूरेट। तो एक्यूरेट की डेफिनेशन, मतलब एक्यूरेसी की डेफिनेशन कैसे लिखनी है बच्चों? तो सुनो जरा ध्यान से, एक्यूरेसी की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप लोग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो बच्चों कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आज का टॉपिक, कहीं छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। कि थोड़ा सा बाद में देख लेता हूं, क्योंकि अभी छोड़ के गए यहां से तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो आते हैं जी एक्यूरेसी पर, सेकंड डेफिनेशन एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी पे बोलेंगे इफ द एवरेज वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, जो आपकी एवरेज वैल्यू है बच्चों डिफरेंट मेजरमेंट की, अगर वो क्लोज है करेक्ट वैल्यू के, अगर वो क्लोज है करेक्ट वैल्यू के, इज क्लोजर टू द करेक्ट वैल्यू, इज क्लोजर टू द करेक्ट वैल्यू, देन द आंसर इज सेड टू बी, देन द आंसर इज said to be accurate, then the answer is said to be accurate। तो ये आप एक्यूरेसी की डेफिनेशन बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ में आ गया।
तो जो आप डिफरेंट मेजरमेंट करोगे तो डिफरेंट मेजरमेंट में जो डिफरेंस निकलेगा वैल्यू का वो क्लोज होना चाहिए कि फार होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो उस होने वाले मेथड को प्रिसाइज बोलेंगे, तो उस होने वाले मेथड को प्रिसाइज बोलेंगे। If the value of different measurement are closer to each other, if the values of different measurement are closer to each other, then the and hence closer to the average value, and hence closer to the average value, then the method is said to be precise, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या बोलोगे, जो आपकी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी 5 एक्सपेरिमेंट से, जो आपकी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो एवरेज वैल्यू एक्यूरेट आंसर के साथ मैचअप कर रही है या थोड़ी सी क्लोज भी है, तो होने वाले आंसर को बोलेंगे कि होने वाला आंसर एक्यूरेट है, निकलने वाला आंसर एक्यूरेट है। तो यहां पे बोलेंगे इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, इफ द एवरेज वैल्यू जो हमने निकाली एवरेज वैल्यू ये वाली, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट is close to the correct value, is close to the correct value, then the answer is said to be accurate। तो उस आंसर को हम एक्यूरेट बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। तो इस तरीके से हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पढ़ते हैं बच्चों, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पढ़ते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे बच्चों, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो अब आ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां से 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बच्चों, और हमेशा पेपर में आता है, हमेशा पेपर में आता है। तो इस टॉपिक को जरा अच्छे से समझिएगा, तभी हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और हर बार पेपर में आता है, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर में आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर किस का सिग्निफिकेंस दे रहा होता है, हमें किस चीज के बारे में बता रहा होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें डिजिट के बारे में बता रहा होता है, डिजिट यानी कि कोई नंबर के बारे में बता रहा होता है। भाई कौन सा नंबर, तो हमारे पास कोई डिजिट होगी, हमारे पास कोई डिजिट्स होगी, ठीक है। तो डिजिट बच्चों 2 तरीके की होती है, नंबर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके के नंबर कौन से होते हैं, तो पहले तरीके का जो नंबर होता है उसे बोलते हैं बच्चों सर्टेन डिजिट। पहले नंबर का जो पहला जो टाइप होता है इसका, उसको बोलते हैं सर्टेन डिजिट, ठीक है, उसे बोलते हैं सर्टेन डिजिट। और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो कुछ ऐसी डिजिट्स होती हैं जो सर्टेन डिजिट होती है, और कुछ ऐसी डिजिट होती है जो अनसर्टेन डिजिट होती है। अब सवाल यह है कि सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट का मतलब क्या है। तो मतलब की बात बच्चों ये है, जैसे यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या आप यहां पे 3 सेंटीमीटर को नाप सकते हो मेरे बच्चों, क्या आप 3 सेंटीमीटर को नाप सकते हो। हाँ सर नाप लेंगे, स्केल से बहुत अच्छे से नाप जाएगा, तो बिल्कुल नाप सकते हैं। तो ऐसे डिजिट को सर्टेन डिजिट में रखेंगे, 3 सेंटीमीटर को नाप सकते हैं, ठीक है, नाप लेंगे। क्या बच्चों 3.2 को नाप लोगे, 3.2 सेंटीमीटर को नाप लोगे, हाँ सर नप जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर भी नप जाएगा। तो 3.2 सेंटीमीटर को भी क्या रखेंगे, सर्टेन डिजिट में रख देंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे 3.24 सेंटीमीटर को नाप लोगे बच्चों, 3.2 सेंटीमीटर को नाप लोगे, तो आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, 0.2 सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं, लेकिन 0.04 सेंटीमीटर नापने में दिक्कत होगी। 3 सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं, 0.2 भी नाप सकते हैं, तो वो मिलकर 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसी के अंदर 0.04 को नापना मुश्किल होगा, 0.04 को नापना मुश्किल होगा। तो जिसको मेजरमेंट नहीं करा जा सकता, जिसका मेजरमेंट गलत हो सकता है, जिसके मेजरमेंट बार बार करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसको नापने की जो क्षमता होती है इंस्ट्रूमेंट की वो नहीं होती है, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है अनसर्टेन डिजिट। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, अनसर्टेन डिजिट। तो वो नंबर्स जिनको हम नाप सकते हैं, वो डिजिट वाले नंबर जिनको हम नाप सकते हैं, वो सर्टेन डिजिट में आ जाते हैं। और वो नंबर जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से नापा नहीं जा सकता, जिसे मेजरमेंट नहीं करा जा सकता, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, डेफिनेशन का बोले तो इट इज द
टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जिसके पास एक लास्ट डिजिट भी हो, जिसके पास एक लास्ट डिजिट भी हो, इन अ नंबर इंक्लूडिंग, इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, ठीक है। होज वैल्यूज इज, होज वैल्यू इज डैश। बताओ इस डैश की जगह पे क्या आएगा, सर्टेन की अनसर्टेन। सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर के बारे में नहीं बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर इन नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है जिनको नापा जा सकता है, वो किन नंबर की बात कर रहा है जिनको नापा नहीं जा सकता है, और वो नंबर जो होते हैं वो नंबर के लास्ट डिजिट वाले होते हैं, और लास्ट डिजिट के नंबर को क्या बोलते हैं, अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, होगी कोई टोटल नंबर ऑफ डिजिट होगी, ठीक है। तो इंक्लूडिंग द लास्ट नंबर, इंक्लूडिंग द कोई लास्ट नंबर होगा उसका, और वो लास्ट नंबर कौन सा होगा, जिसको नापा जा सकता है या जिसको नापा नहीं जा सकता है, जिसको नापा नहीं जा सकता है और जिसको नापा नहीं जा सकता उसे क्या बोल देंगे, अनसर्टेन। क्या बोलेंगे, अनसर्टेन। क्या बोलेंगे जी, अनसर्टेन। तो ये है जी सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन बच्चों आपको आ गई समझ में। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन हो गई ये। अब बच्चों देखो ऐसा है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या आते हैं, क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जब तक रूल नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन कैसे कर लोगे, है ना। तो कुछ मेथड, कुछ रूल तो पता होना चाहिए, तभी तो कुछ क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे। रूल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन को करने के लिए रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो चलो मैं अब आपको रूल लिखाता हूं कि रूल क्या क्या है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद रूल्स करते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यूज को सिग्निफिकेंट बनाते हैं, किस तरीके से वैल्यू को हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट। तो रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो सबसे पहला जो रूल है बच्चों, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहां पे कोई नंबर होगा 2436 होगा, 2436 होगा, ठीक है। 243 होगा, 12 होगा, या 1 होगा, या 1 होगा, ठीक है, या 12 होगा, या 8008 होगा, या 308 होगा, या 303 होगा, या आपके पास 400004 होगा, या 87567 होगा, या 94129 होगा। आपके पास बच्चों ये कुछ नंबर होंगे, आपके पास बच्चों ये कुछ क्या होंगे, नंबर होंगे, ठीक है। तो पहली लाइन पढ़ो, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, मतलब नॉन जीरो डिजिट किसी भी नंबर के बीच में अगर कोई जीरो होगा उनको भी सिग्निफिकेंट में गिना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे मेरा सिग्निफिकेंट 4 होगा, मेरा आंसर 4 हो गया। यहाँ पे कितने डिजिट है बच्चों, 3 है, तो यहाँ पे मेरा सिग्निफिकेंट 3 हो गया। यहाँ पे कितने डिजिट है बच्चों, 2 है, तो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। यहाँ पे बच्चों डिजिट तो है पर जीरो भी है यहाँ पे, तो इन जीरो को भी गिना जाएगा। तो कभी भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, कभी भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो उनको भी गिना जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे आंसर। तो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो गिना जाएगा, 3 लिखेंगे यहाँ पे आंसर। जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो 3 लिखेंगे आंसर, ठीक है, 3 लिखेंगे आंसर। यहाँ पे भी इन सारे जीरोस को गिना जाएगा क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है वो। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये तो पूरे नंबर इनको गिने जाएंगे और ये भी पूरा नंबर गिना जाएगा। तो ये है बच्चों पहला रूल। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं और सिंपल सा कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वो सारे नंबर को गिन के आप बता देना कि ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, वो सिग्निफिकेंट होगा। और उन नंबर के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो वो भी काउंट होगा, उन नंबर के जीरो आ जाता है तो वो भी काउंट होगा। अब सवाल ये है
कि जीरो अगर अगल बगल में आएगा तो क्या करना है, तो उसके बारे में भी सुनो, उसके बारे में भी सुनो। सेकंड नंबर, तो रूल नंबर सेकंड ये है, ऑल जीरो टू द लेफ्ट साइड, ऑल जीरो टू द लेफ्ट साइड, ऑल जीरो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट should be left। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बच्चों एग्जांपल से समझो। एग्जांपल है मेरे पास, जैसे यहाँ पे 0.000243 हो गया, 0.0012 हो गया, 0.013 हो गया, 0.0007 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ नंबर हो गए बच्चों। तो ये नंबर जो है यहाँ पे डिजिट क्या है, डिजिट नंबर वाले डिजिट 2 है, उसके पीछे 0 है। नंबर ऑफ डिजिट 1 है, उसके पीछे 0 है। नंबर ऑफ डिजिट 1 है, उसके पीछे 0 है। नंबर ऑफ डिजिट 7 है, उसके पीछे 0 है। तो ये सारे के सारे जीरो कहाँ आ रहे हैं बच्चों, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड का जो जीरो है उनको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेना है। लेफ्ट साइड में जो जीरो आएगा, नंबर के कभी भी लेफ्ट साइड में जीरो आ जाए, जैसे यहाँ पे मेरे पास 0.00657 आ जाए, पॉइंट भी नहीं है मेरे पास, मैंने ऐसे लिख दिया बस। तो ये जो लेफ्ट में जो आपके जीरो हैं, इनको सिग्निफिकेंट में नहीं लेना है, इनको सिग्निफिकेंट में नहीं लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इनको काउंट करेंगे, 2 को काउंट करेंगे, 3 को काउंट करेंगे और इस 3 को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सिग्निफिकेंट हो गया 3। मैं सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 को काउंट करूंगा तो सिग्निफिकेंट हो गया 2। यहाँ पे मैं 1 और 3 को काउंट करूंगा तो सिग्निफिकेंट हो गया 2। यहाँ पे सिर्फ मैं 7 को काउंट करूंगा तो सिग्निफिकेंट हो गया 1। और यहाँ पे मैं 6, 5 और 7 को काउंट करूंगा तो सिग्निफिकेंट हो गया 3। तो कहने का मतलब यह है, कभी भी किसी नंबर के लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाए, कभी भी किसी के नंबर के लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाए, चाहे पॉइंट के साथ आए, चाहे पॉइंट के बिना आए, चाहे पॉइंट के साथ आए, चाहे पॉइंट के बिना आए, आपको उन जीरो को गिनना नहीं है, आपको उन जीरो को गिनना नहीं है, काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट में, छोड़ देना है। सिर्फ आप नंबर को काउंट करोगे, सिर्फ आप किसको काउंट करोगे, नंबर को काउंट करोगे। ठीक है, आते हैं आपके पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 बच्चों यही कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 है, इफ अ नंबर एंड इन जीरोस, इफ अ नंबर एंड इन जीरोस, कोई नंबर है जो शुरू हो रहा है और वो जीरो पे एंड हो रहा है। किस पे एंड हो रहा है, जीरो पे एंड हो रहा है। एंड दोज जीरोस आर, एंड दोज zeros are to the right side of the decimal point, to the right side of the decimal point, right side of the decimal point, then those zeros are significant, then those zeros are significant figures, then those zeros are significant figures। बोर्ड में आ रहा है पूरा का पूरा, तो बिल्कुल बोर्ड में आ रहा है बच्चों पूरा का पूरा। जरा इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ये दोनों चीजें पढ़कर। लेकिन आपको परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने मिटाया नहीं है कुछ, इसलिए नहीं मिटाया ताकि मैं दोबारा से लगातार समझा सकूं। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है 2.500 है मेरे पास, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों 0.0030500। तो मेरे पास बच्चों ये कुछ नंबर हैं, ठीक है, ये कुछ मेरे पास नंबर है। तो ये जो नंबर है, अभी जब लेफ्ट साइड की बात आ रही थी, तो लेफ्ट साइड में जो जीरो होगा, चाहे वो पॉइंट के साथ हो चाहे वो पॉइंट के बिना हो, उन जीरो को तो लेना ही नहीं है, उन जीरो को तो लेना ही नहीं है। लेकिन अगर सामने जीरो आ जाए तो लेना है क्या, सामने अगर जीरो आएगा, सुनो ध्यान से, सामने अगर जीरो आएगा तो उसको लेना तभी है, उसको लेना तभी है, उसको काउंट तभी करना है जब पॉइंट लगाओ, जब क्या लगाओ, पॉइंट लगाओ। ठीक है, और वो जीरोस काउंटेबल होंगे, वो जीरो काउंटेबल होंगे जो पॉइंट के बाद, जो पॉइंट के बाद डिजिट के बाद होंगे,
जो पॉइंट के बाद डिजिट के बाद होंगे, जो पॉइंट के बाद डिजिट के बाद होंगे। देखो जरा ध्यान से सुनो, यहां पे मेरे पास 0 है, क्या इसे मैं काउंट करूंगा? बिल्कुल काउंट करूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट आ रही है और डिजिट के बाद तब ये 0 आ रहे हैं, तो मुझे 2 को भी काउंट करना पड़ेगा, 5 को भी काउंट करना पड़ेगा और इन 2 0 को भी काउंट करना पड़ेगा। मेरा आंसर 4 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब आपको ये वाला एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी बखूबी आ जाएगा आपको। पॉइंट तो है बच्चों, उसमें तो कोई शक नहीं है, पॉइंट तो है, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है बच्चों, वो तो 0 आ गया। पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है, वो तो 0 आ गया, तो हमें डिजिट का वेट करना पड़ेगा, हमें डिजिट का वेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये काउंटेबल नहीं होंगे। उसके बाद बच्चों डिजिट आ गई, उसके बाद डिजिट आ गई, तो ये 0 काउंटेबल होगा, उसके बाद डिजिट आ गई, ये 0 काउंटेबल होगा, ये 0 काउंटेबल होगा। ठीक है, डिजिट के बाद भाई पॉइंट तो लगना ही लगना है, वो तो पक्की बात है। पॉइंट के बाद अगर 0 आता है, उन 0 को नहीं लेना है। अगर 0 के बाद डिजिट आती है और उसके बाद कोई 0 आता है, उन 0 को काउंट करोगे, उन 0 को काउंट करोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 3 को काउंट करोगे और 0 को, 5 को और ये 2 0 को, तो मेरा आंसर हो गया 5। मेरा आंसर हो गया 5। एक और एग्जांपल देता हूं, 0.0005000706 ये है बच्चों मेरे पास। चलो बताओ, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या इन 0 को काउंट करना है? तो आपका जवाब होगा इन तीनों 0 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे डिजिट शुरू हो गई, डिजिट शुरू हो गई, डिजिट के बाद हम 0 को काउंट जरूर करेंगे, डिजिट के बाद हम 0 को काउंट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि चलो अभी तो पॉइंट है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर पॉइंट नहीं होगा तो, लेकिन अगर पॉइंट नहीं होगा तो, जैसे 5 0 0 0 आ गया या 2 4 6 0 आ गया, पॉइंट ना हो तब क्या गिनना है इनको? तो मेरा सवाल बच्चों, मेरा जवाब बच्चों ये होगा आपको कि आपको वेट करना पड़ेगा 4th पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि इसका जवाब आपको 4th पॉइंट में मिलेगा। अभी तो पॉइंट के साथ है, तो पॉइंट के साथ तो गिने जाएंगे 0, राइट साइड वाले गिने जाएंगे 0, डिजिट के बाद, डिजिट के बाद वाले, डिजिट के बाद वाले। ऐसा नहीं है कि डेसिमल के बाद वाले 0 गिने जाएंगे, डेसिमल के बाद वाले 0 भी नहीं गिने जाएंगे। डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है उनको नहीं गिना जाएगा। अगर कोई नंबर आता है उसके बाद अगर 0 आता है तो उनको गिना जाएगा, उसके बाद अगर 0 आता है तो उनको गिना जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैंने इतना आपको समझा दिया है। अब आते हैं आपके पॉइंट नंबर, अब आते हैं आपके पॉइंट नंबर किस पर? पॉइंट नंबर 4 पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पर। तो चलो पॉइंट नंबर 4 कर लेते हैं फटाफट। तो मुझे मिटाना पड़ेगा बच्चों, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, एग्जाम्पल थोड़े से। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बच्चों मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, फिर चारों के चारों पॉइंट एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूंगा। तो पॉइंट नंबर 4 ये है बच्चों, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, if a number ends in zeros, if the number ends in zeros and these zeros are not to right of the decimal point, and these zeros are not the right in the decimal point, in the decimal point, then these zeros may or may not be significant, then these zeros may or may not be significant, may or may not be significant। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब क्या है, अगर वो जीरोस जो आपकी राइट साइड में तो है, राइट साइड में है पर पॉइंट में नहीं है, पॉइंट नहीं है, डेसिमल में नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं वो मैं बताता हूं बच्चों आपको। तो उसके लिए आपको बच्चों एक चीज सीखनी पड़ेगी बेसिक सी, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट नोटेशन। क्या आपने पढ़ा है पहले सिग्निफिकेंट नोटेशन? तो नोट करके पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट नोटेशन में बच्चों होता यह है कि आपके पास एक रूल होगा यहाँ पे, ए पॉइंट बी सी डी और 10 की पावर कुछ प्लस माइनस एक्स होगी, 10 की पावर कुछ प्लस माइनस एक्स होगी, और शुरू का जो नंबर होगा वो नॉन जीरो होगा, शुरू का जो नंबर होगा वो नॉन जीरो होगा। तो
ऐसे फॉर्मेट को सिग्निफिकेंट नोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए, नंबर के बाद कोई पॉइंट होना चाहिए, और वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और पॉइंट के बाद जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, BCD में 0 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 10 की पावर कुछ ना कुछ होगी तो उसको सिग्निफिकेंट नोटेशन बोलेंगे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप एवोगैड्रो का ले सकते हो। एवोगैड्रो नंबर बताना तो जरा क्या था एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर था 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हम बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट नोटेशन में आता है। आगे का नंबर नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है, पॉइंट के बाद डिजिट्स आ गई, तो ये एवोगैड्रो नंबर जो है ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आगे जाके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिग्निफिकेंट नोटेशन समझाने के लिए मैंने इतना समझाया आपको, ठीक है। तो ये है जी बात। तो अगर मेरे पास बच्चों यहाँ पे जैसे आ जाता है, मेरे पास अगर यहाँ पे आ जाता है, एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है जैसे मेरे पास 5000 ग्राम है, मेरे पास 5000 ग्राम, सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, 5000 ग्राम भी नहीं लोगे तब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ग्राम ले रहा हूं, आप 5000 ले लो। तो क्या इसका कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 5 के आगे 0 0 0 लगे हैं, डेसिमल नहीं लगा है, राइट साइड में है 0, क्या गिने जाएंगे? क्या गिने जाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि इसका पहले सिग्निफिकेंट नोटेशन करते हैं। सिग्निफिकेंट क्या करते हैं? नोटेशन। क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट एक नहीं निकलेगा, इसके सिग्निफिकेंट बहुत सारे निकलेंगे बच्चों, बहुत सारे निकलेंगे। अब कितने सारे निकलेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं इसका सिग्निफिकेंट करता हूं और सिग्निफिकेंट करके इसको बना देता हूं 5.000 5.000। पॉइंट के बाद कितने नंबर से बच्चों? 3 नंबर से। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। और 10 के बाद 3 को नहीं गिना जाता बच्चों, 10 की पावर 3 को नहीं गिना जाता। पॉइंट के बाद जो जीरोस हैं, ठीक देखो, पॉइंट है, फिर नंबर है, नंबर के बाद तो जीरो आ रहे हैं ना, तो ये गिने जाएंगे और इनका आंसर 4 होगा, इनका आंसर 4 होगा। आप ये जीरो हटा सकते हो, आप इस जीरो को हटा सकते हो, 5.00 लिख सकते हो। तो 10 की पावर 3, अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी? 3, तो यहाँ पे 3 गिना जाएगा। आप इसको 5.0 भी लिख सकते हो, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो आप इसका आंसर 2 भी हो गया। आप इसको 5 इंटू 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर 1 भी हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? 1 भी हो गया। तो कभी भी कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके आगे 0 0 0 लगे हो और पॉइंट ना हो, तो उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या तो हो भी नहीं सकते हैं या तो हो भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ द नंबर एंड्स इन 0, एक नंबर है जो 0 पे एंड हो जाता है और उन जीरो पे डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, दिस जीरोस आर नॉट द राइट इन द डेसिमल पॉइंट, देन दिस जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा नंबर कोई मिल जाए तो आपको सिग्निफिकेंट नोटेशन करना पड़ेगा और सिग्निफिकेंट नोटेशन करके उसके आंसर्स निकलेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ पे करा दिया आपको, तो जल्दी जल्दी रिकॉल कराता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं, फिर एक और एग्जाम्पल इसका कराऊंगा। पहली ये चीज क्या है? पहली चीज ये है कि सारे के सारे नॉन जीरो, सारे के सारे नॉन जीरो और जीरो बिटवीन नॉन जीरो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल बच्चों यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, सारे के सारे जीरो जो लेफ्ट साइड में होंगे, चाहे वो पॉइंट के बिना हो या पॉइंट के साथ हो, वो नहीं गिने जाएंगे, वो नहीं गिने जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। उसके बाद अगर जो आपका नंबर है वो पॉइंट पर एंड हो रहा है, अगर आपका जो नंबर है, इफ अ नंबर एंड इन 0, इफ द नंबर एंड इन 0 एंड दिस 0 आर टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है, तो उन जीरो को गिना जाएगा, उन जीरो को गिना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं ताकि कंफ्यूज ना हो। 5.000 तो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, तो इनको गिना जाएगा, तो इनको गिना जाएगा, ठीक है, गिना जाएगा। लेकिन अगर फोर्थ पॉइंट, लेकिन अगर नंबर के राइट साइड में 0 है पर ना तो नंबर के पास ना तो जीरो के पास डेसिमल नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके लिए आपको सिग्निफिकेंट नोटेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको सिखाई, और उसके फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट निकलेंगे। एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकलेगा, बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर निकलेंगे बच्चों फिर, ठीक है। तो यहीं पर ही मैं इस टॉपिक को करता हूं एंड एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल एक लेते हैं 12,000 का। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 12,000, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? इसके बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सिग्निफिकेंट नोटेशन करो पहले,
तो सिग्निफिकेंट नोटेशन करते हैं 1.2000 तो इंटू 10 की पावर 5, तो 1 2 3 4 5 आपका आंसर 5 हो गया। ठीक है, आप ये जीरो को हटा सकते हो। तो अब आपका आंसर कितना हो गया, अब आपका आंसर कितना हो गया, अब आपका आंसर हो गया 4। फिर आप एक और जीरो हटा सकते हो, अब आपका आंसर कितना हो गया, अब आपका आंसर 3 हो गया। आप 1.2 लिख सकते हो, तब आपका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इसका लास्ट कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। लास्ट कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। वो नंबर को मत हटा देना, जीरो को तो हटा सकते हो पर नंबर को नहीं हटा सकते हो आप। ठीक है, तो ये है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिटेल, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, फटाफट आप इसको नोट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है। आज के टॉपिक में प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझी, सिग्निफिकेंट फिगर समझा और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल कर लिए। अगली जो वीडियो नंबर 5 होगी उसमें मैं आपको राउंडिंग ऑफ समझाऊंगा और राउंडिंग ऑफ समझा के मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन भी कराऊंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, कि हम देखते साथ ही एडिशन कैसे कर सकते हैं और देखते साथ ही सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।